Thank you, Ajit ji, and all the esteemed guests, especially Sudhanshu Trivedi ji, Anuradha Prasad ma'am, Ravina Rajkoli, Ajit sir, and Tingmanshu Dhulia. I would also like to tell you, we will again meet Tingmanshu Dhulia at 2 o'clock, so please be there for a quick Q&A session. Till then, we'll be having a creative writing competition which will be held in a seminar hall. Students who are participating in this competition, please, IZOM's volunteers escort them to seminar hall of BAG Network. Please, topics will be provided on the spot on the seminar hall. After that, we'll be having a ad match show competition and Antakshari also we're having at, what's the time? 4:30, 5:30 to 6:30 between. हुआ क्या बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया। हुआ क्या मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही निर्माता निर्देशक एक्टर तिग्मांशु हमारे बीच आ चुके हैं। एक जोरदार तालियां हो जाएं तिग्मांशु सर के लिए। आपको हासिल मिली, आपको शागिर्द मिली, आपको पान सिंह तोमर मिली, आपको साहब बीवी गैंगस्टर मिली, आपको चरस मिली। ये सारी फिल्में तिग्मांशु सर की हैं, जिन्होंने सालों से हमारा मनोरंजन किया है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। न सिर्फ अपनी निर्देशन क्षमता से बल्कि एक्टिंग क्षमता से भी इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। शाहिद में तो अब इस पूरे कार्यक्रम का जो कमान है इस पूरे सेशन की, वो हम रोमाना मैम को देंगे। न्यूज़ 24 की एंकर हैं रोमाना मैम, वो अब यहाँ से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी, आपके सवाल लेंगी जो भी आपको तिग्मांशु जी से पूछने हैं। तो ओवर टू यू मैम। तो नमस्कार, मीडिया इंस्टीट्यूट के इस सबसे हैपनिंग फेस्ट, मीडिया फेस्ट आइजोम्स के मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर मेरे साथ जाहिर सी बात है हमारी अपनी अनुराधा जी मौजूद हैं, तो उनको तो किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। और जो ख़ास मेहमान यहाँ पर हैं, पिछले सेशन में भी आप लोगों ने खूब तालियां बजाई थी उनके लिए। ये कौन है मेरे बराबर में जो बैठे हुए हैं? अच्छा कोई डायलॉग भी हो जाए तो पता चल जाए कितने ज़्यादा आप लोग इंतज़ार कर रहे थे तिग्मांशु जी का। बस बन गया, माहौल बन गया, ठीक है। तो तिग्मांशु जी, अब आप समझ गए होंगे मुझे किसी तारुफ की जरूरत ही नहीं है, और मेरा काम आप लोगों ने बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि मैं क्या क्या बताती, लंबी चौड़ी फेहरिस्त मेरे पास। जो डायरेक्टर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं, फिल्म्स में, टीवी में, सब जगह काम करते हैं। और जैसे कि अनुराधा मैम पहले बता रही थी ना कि अनुराधा मैम उनको टिशू कहकर बुलाया करती थी। हम लोगों के साथ के जो मीडिया वाले हैं वो टिशू भाई बोलते हैं, तो मैं टिशू भाई पर ही स्टिक करूंगी। टिशू भाई हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, और टॉपिक हमारा इस सेशन का पान सिंह बोलते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछें तो आप पान सिंह जी करके बोल लीजिएगा। जी, तो सेशन का टॉपिक जो है वो सेक्स, हिंसा और गाली, आज के फिल्म्स के हिट होने का फॉर्मूला। इससे पहले कि हम ये सेशन ओपन करें, टिशू भाई से उनके व्यूज जाने इस पूरे मामले पर, एक शो रील खास तौर से जो आपके लिए बनाई है आइजोम्स के स्टूडेंट्स ने, खुद ही स्क्रिप्टिंग की है, खुद ही एडिटिंग की है। जरा देख लेते हैं आपके फैंस किस नजरिए से आपको देख रहे हैं। हमारे और आप लोगों जैसा एक शख्स था जिसके कुछ सपने थे, जैसे तेरे मेरे सपने। उस शख्स की फैमिली का बस इतना सा ख्वाब था कि वो जो कुछ भी करे दिल से करे, और कुछ बड़ा करने की जिद ने उन्हें पान सिंह तोमर का शागिर्द बना दिया। और फिर उसने जो कुछ भी किया
वो चरस बेचकर साहब बीवी और गैंगस्टर को भी नसीब नहीं हुआ। ये है शाहिद के मकबूल मेमन और गैंग्स ऑफ वासेपुर के रामाधीर सिंह, या फिर यूं कहें कि तिग्मांशु धूलिया, जो हर रोल में फिट बैठ जाते हैं। लीक से हटकर फिल्म बनाने में उनका कोई सानी नहीं। साहब बीवी और गैंगस्टर सीरीज और पान सिंह तोमर की बड़ी कामयाबी के बाद अब तो हर बड़ा सितारा तिग्मांशु के साथ काम करना चाहता है। तिग्मांशु द डायरेक्टर की कहानी में उनकी एक्टिंग का जिक्र ना हो फिर तो स्क्रीन प्ले ही अधूरी मानी जाएगी। वासेपुर में बाहुबली विधायक रामाधीर सिंह की दमदार भूमिका के बाद एक बात तो साफ है कि तिग्मांशु सिर्फ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ही नहीं, मास्टर ऑफ ऑल भी है। उम्मीद करते हैं कि तिग्मांशु अपनी सुपरहिट फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते रहेंगे और दर्शकों को एंटरटेन करते रहेंगे। वैसे टिशू भाई, खुद आपको सबसे ज्यादा मजा किस रोल में आता है, एक्टिंग, डायरेक्शन या स्क्रिप्टिंग? डायरेक्शन में आता है सबसे ज्यादा मजा तो। डायरेक्शन में आता है, क्यों? एक्टर्स को नचा सकते हैं आप अपने इशारे पर, इसलिए? नहीं, डायरेक्शन में क्या है, जिम्मेदारी तो सबसे ज्यादा डायरेक्टर की होती है, तो गाली भी पड़ती है अगर पिक्चर ऊपर नीचे होती है तो। एक्टिंग आसान है, एक बार मेकअप करा लिया फिर आप तो एक्टिंग इजी है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी, क्योंकि मैं कोई पिक्चर का स्टार तो हूँ नहीं जी। कैरेक्टर रोल किया है, अगर पिक्चर ऊपर नीचे होती है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना। अच्छा। एज ए डायरेक्टर अगर होता है तो फिर आपका करियर, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके फैंस, सबकी गाली पड़ती है। ज्यादा स्टेक्स होते हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं इससे पहले सेशन ओपन करूं, अनुराधा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 2 शब्द कहें। वैसे थैंक यू रोमाना, पर वैसे मुझे इस यहाँ पे आना नहीं था, मैं उधर बैठने वाली थी और टिशू को सुनने वाली थी, लेकिन मैम, आपकी हौसला अफजाई की हमें बहुत ज़रूरत रहती है, तो थैंक यू आपका, आप आई यहाँ पर। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि तिग्मांशु ने बहुत सारे एक्टर्स को स्टार बनाया है और उनमें से इरफान एक है, जिनको जो बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं, लेकिन स्टार तिग्मांशु ने बनाया है। तो मुझे लगता है कि ये एक नए दौर के जो डायरेक्टर्स आए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बेहतर एक्टर्स को पहचाना और उनको नए तरीके से नई पैकेजिंग के साथ उनको प्रेजेंट किया, तो मुझे लगता है कि टिशू को ये क्रेडिट जाता है कि इरफान जैसे बेहतरीन एक्टर को स्टार बनाने का। तो मुझे लगता है, और वेलकम टू दिस प्रीमाइसेस टिशू। आपके यहाँ टिशू आप यहाँ आए और स्टूडेंट्स के साथ आप बातचीत करेंगे। नए दौर के डायरेक्टर हैं तिग्मांशु धूलिया, और बहुत सारे आप लोगों के मन में सवाल होंगे, आप इनकी पिक्चरों को देख करके सोच रहे होंगे कि टिशू की फिल्मों में इतनी गालियाँ क्यों होती हैं, इतनी ब्लेटेंट क्यों होती हैं, इतनी तो वो सारे सवाल आप सब पूछ सकते हैं, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि इन सब के बावजूद टिशू या तिग्मांशु जो है वो अभी भी वैसे ही इलाहाबादी हैं जैसे वो पहले हुआ करते थे इसको, और अभी भी उतने ही जुड़े हुए हैं अपनी ज़मीन से। बम्बई में इतने सालों से हैं, लेकिन अपनी ज़मीन से उसी तरीके से जुड़े हुए हैं। और मैंने जब लोगों का नाम आया कि किसको इस बार बुलाया जाए, तो तिग्मांशु के नाम पर मुझे लगा कि क्योंकि तिग्मांशु ने जो सपने देखे, उन सपनों को जिया, उनके साथ इतना स्ट्रगल किया और उसके बाद अपनी इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो आप सब स्टूडेंट्स के लिए तिग्मांशु धूलिया एक मुकाम है और उनको आप देख के आगे बढ़ सकते हैं। तो वेलकम तिग्मांशु टू आईसम्स हियर। थैंक यू मैम। तो सवालों की बौछार हम शुरू करेंगे तिग्मांशु धूलिया पर, लेकिन जैसे कि मैम ने कहा कि तो सही, इनकी सोच तो समझ में आए स्टूडेंट्स। जी बिल्कुल, सवालों की बौछार से पहले उनकी सोच ही को हम जानेंगे, उनसे जानेंगे कि जरा जो बात मैम कह रही थी कि उनकी फिल्म्स में इतनी गालियां क्यों है। जो हमारा टॉपिक है टिशू भाई वो भी यही है, सेक्स, हिंसा और गाली।
फिल्मों का ये हिट फॉर्मूला, और ये सवाल अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए फिल्म्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से कम्युनिकेट करती हैं। जो यूथ है ख़ासतौर से, इतनी इम्प्रेशनेबल एज, उनके माइंड्स उनके इतने इम्प्रेशनेबल कि अरसे अरसे तक वो फिल्म का एक डायलॉग, वो फिल्म का एक सीन कहीं जहन में चस्पा हो जाता है। और ऐसे में जो आजकल एक हिट फॉर्मूला बनाने की फैक्ट्री से एक के बाद एक सेक्स, हिंसा, गाली वाला फिल्म का जो एक प्रोजेक्ट सा बन चुका है कि एक के बाद एक मोल्ड में फिल्में निकल रही हैं, आपके व्यूज उस पर? हाँ, ये आप लोगों की रिसर्च रॉन्ग है। मेरी फिल्मों में कभी गालियां नहीं होती भाई। अरे यार, गैंग्स ऑफ वसेपुर का डायरेक्टर थोड़ी हूं मैं, वो तो अनुराग कश्यप है। नहीं, लेकिन ए सर्टिफिकेट मिल जाता है। हाँ, कुछ नहीं होता, बड़ी नीट एंड क्लीन फिल्म्स पर ए सर्टिफिकेट मिल जाता है। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि आप लोग में से शायद कई लोग न्यूज़ से हटकर शायद फिल्म मेकिंग में आए। मैं आपको बताता हूँ। एक तो गलत आदमी को बुला लिया आपने। तिग्मांशु से सुनना चाहिए क्योंकि इनकी जर्नी जो है वो अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प जिसे कह सकते हैं, बहुत ही तमाम रास्तों से उतार चढ़ाव से होकर एक सफर। उतार चढ़ाव, और तिग्मांशु इसको अब जरूर शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ। देखिए, मेरी फिल्मों में कभी गाली नहीं, कोई गाली। हासिल मैंने पहली फिल्म बनाई थी जिसमें गालियों की गुंजाइश थी। दैट फिल्म वाज डीलिंग विद स्टूडेंट पॉलिटिक्स, और इलाहाबाद में सेट थी जहाँ पे कहते हैं कि गालियाँ भी सुनने में अच्छी लगती हैं। वैसे लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे मुझसे गाली अच्छी लगती है, तो गाली दिया करो। लेकिन मेरी किसी भी फिल्म में, बुलेट राजा तक 7 पिक्चरें बना चुका हूँ, एक भी फिल्म में हरामजादा तक नहीं यूज है, कहीं भी नहीं यार। क्योंकि क्या है कि फिल्मों में गालियाँ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक आप मिल के पिक्चर देखते हो, अकेले तो ठीक है, आप पोर्नोग्राफी भी देखते हो, लेकिन जब आप अंधेरा होता है, तमाम दर्शक एक साथ बैठे होते हैं, हर उम्र के लोग होते हैं, उस वक्त गालियां जब आती हैं स्क्रीन पे तो अटपटा तो लगता है। भले ही वो हॉलीवुड फिल्मों में अगर आए तो हमको दिक्कत नहीं होती, लेकिन हिंदी फिल्मों में आती है तो अटपटा लगता है। शायद यूथ को ना लगता, मुझे तो लगता है। तो इसलिए मेरी फिल्मों में कभी गाली, लेकिन दूसरे कभी कोई डायरेक्टर कहते हैं एक्टिंग करो, गाली दो, तो मैं भर भर के देता हूँ फिर। लेकिन वो जो एक सिनेमा है जिसे हम करण जौहर या यश चोपड़ा स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग कहते हैं, बहुत ही ग्लॉसी सिनेमा जिसमें फैमिली वैल्यूज को बहुत अहमियत दी जाती है, उससे हटकर, माने लीक से हटकर आपका सिनेमा, आप अपने स्टाइल ऑफ सिनेमा के बारे में जरा बताइए। मैंने तो इसलिए ये सिनेमा बनाना शुरू किया कि मुझको मालूम था मुझे शाहरुख खान मिलेगा नहीं, तो ऐसा ही सिनेमा बनाऊं। नहीं, जैसे आपके टॉपिक पे आता हूं, थीम की जो डिमांड होती है, अब जैसे मैंने साहेब बीवी और गैंगस्टर बनाई। अब साहेब बीवी और गैंगस्टर एक एडल्ट रिलेशनशिप वाली कहानी है। हस्बैंड वाइफ हैं और एक इंट्रूडर आता है उनके रिलेशनशिप में। तो अब सेक्स तो होता ही है भाई, सभी करते हैं, तो उसमें सेक्स दिखाना मुझको लगा कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने जब पार्ट 2 बनाई और पार्ट 1 को मिल गया ये सर्टिफिकेट, इसलिए उसकी सैटेलाइट भी नहीं बिकी, आज तक नहीं बिकी। तो मैंने कहा सेकंड पार्ट बनाता हूं, इसमें बिल्कुल सेक्स वैक्स नहीं डालेंगे बॉस, सैटेलाइट बेचना है। और उसमें मैंने सेक्स नहीं डाला, शूट किया लेकिन डाला नहीं, कोई भी नहीं। तो भी सेंसर ने मुझको ये सर्टिफिकेट दिया। मैंने कहा क्यों दे रहा है मुझको ये सर्टिफिकेट, इसमें एक सीन नहीं है, ना ही कोई गाली है, ना ही सिर्फ एक हल्का फुल्का मासूम सा किस है सोहाग और इरफान के बीच में। तो उन्होंने, सेंसर वालों ने कहा कि आपकी थीम ही एडल्ट है। अरे मैंने कहा एडल्ट थीम, कि आपकी थीम एडल्ट है, आपको तो एज सर्टिफिकेट मिलेगा। और उन्होंने मुझे एज सर्टिफिकेट दिया, उसका भी सैटेलाइट आज तक नहीं बिका। तो ये तो सेंसर से वो लड़ाई है हमारी कि मतलब सेंसर एक तरफ ग्रैंड मस्ती जैसी पिक्चर भी कर देता है और 100 करोड़ कमा लेती है, और एक हमारी कोशिश होती है थोड़ा एस्थेटिकली करेक्ट पिक्चर बनाए, एंटरटेनिंग बनाए, लेकिन थोड़ा उसमें बात हो, उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये है। बाकी जो अनुराधा जी ने कहा कि मतलब सेंसर बोर्ड से भी ढिशुम ढिशुम, बिल्कुल, मेरी तो हमेशा अथॉरिटी से ढिशुम ढिशुम होती है, वो अथॉरिटी तो मुझे पसंद ही नहीं है। और वही फिल्मों में दिखती है ढिशुम ढिशुम। हाँ, जैसे पान सिंह तोमर है, वो अगेंस्ट अथॉरिटी। तो और खासकर मैं हमेशा जवान चाहता हूँ, भले ही उम्र बढ़ती जाए, लेकिन दिल से जवान रहना चाहता हूँ। दिल से जवान रहने के लिए आपको अथॉरिटी से लड़ना पड़ेगा हमेशा। तो वो लड़ते रहोगे तो जवान रहोगे बस।
अच्छा, ऑडियंस के पास जरूर सवाल होंगे, मैं आऊंगी आप लोगों के पास, लेकिन पहले अनुराधा जी जो बात कह रही थी ना कि आपका जो जुड़ाव है इलाहाबाद से, दिल से आप अभी भी शायद वो छोटे शहर के एक आम से इंसान, और वो सफ़र किस तरीके से होता हुआ मुंबई पहुंचा और मुंबई में आपने अपने लिए एक मकाम बनाया, क्योंकि उसमें बहुत इंस्पिरेशन है, खासतौर से हमारे आइजोम्स के स्टूडेंट्स के लिए। ज़रा उसे शेयर कीजिए एक्सपीरियंस को। मतलब मैं झूठ बोलूं? नहीं, आप सच बोलिए प्लीज। इसीलिए मैं कभी ऑटोबायोग्राफीज नहीं पढ़ता। उसमें अपने बारे में बहुत बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है कि सब गलतियां होती है कि मैंने तो कितना संघर्ष किया, ये किया वो किया। खैर जो भी है, मैं भी इलाहाबाद से हूँ, वहीं मेरी पैदाइश, पढ़ाई लिखाई भी, ग्रेजुएशन। वहाँ मैं थिएटर करता था जब तुम लोग से भी उम्र में कम रहा हूँ। मेरा अपना बैंड था, बैंड का नाम था पैरानॉइड। तो उसका मैं पैरानॉइड आज भी हूँ, बहुत चीज़ों से डरता हूँ। तो सिंगर थे उस बैंड में या? हाँ, मैं लीड सिंगर था और रिदम वाह, गिटारिस्ट था। कुछ हो जाए जल्दी से। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए पैसे लगेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे समझा करो यार। अभी यार थोड़ा सा वक्त तो बीत जाने दो, थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा तो फिर गाएंगे, सब मिलके गाएंगे कोरस में गाएंगे सब। जी जरा ओके, जरा चिलमने अभी गिरने दीजिए आप, उसके बाद महफिल जमने दीजिए, फिर यकीनन वो गुनगुनाएंगे भी। लेट्स ऑल गेट कंफर्टेबल ना, देन वी विल हैव अ सेशन। अच्छा, सवाल इधर से हाथ उठाता जी, पूछिए। माइक ले लो बॉस। सब फिल्मों में जो कॉर्पोरेट आया, क्या उससे क्रिएटिविटी पे खतरा पड़ा? क्या आया? कॉर्पोरेट सेक्टर जो हाँ। आया, उस पे क्रिएटिविटी पे फर्क पड़ेगा सर? अब पूरे सेशन में यही सवाल पे चलती रहेगी बात। हाँ बिल्कुल पड़ा है, बहुत बड़ा। कॉर्पोरेट के आने से मैं तो खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग सिर्फ नंबर्स देखते हैं, गणित देखते हैं, बुक्स देखते हैं, उनका क्रिएटिविटी से कोई मतलब। देखो फिल्म में क्या होता है यार, दो चीज़ें होती है। एक फिल्म इज अ परफेक्ट आर्ट फॉर्म। इस आर्ट फॉर्म में सब कुछ है, पेंटिंग भी है और आर्किटेक्चर भी है, सब सारे राइटिंग, पोएट्री, सब कुछ है। अब एक तरफ तो ये आर्ट फॉर्म है, दूसरी तरफ से बिकॉज इसको बनाने में इतना पैसा लगता है तो उसका कॉमर्स साइड भी है। अब दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है एज एन आर्टिस्ट। कॉर्पोरेट्स जो आए हैं उनके लिए सिर्फ कॉमर्स है, आर्ट की तरफ देखते रहे। पहले क्या होते थे, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होते थे, हमारे बबलू पचीसिया जी थे, फलाने थे, बहुत सारे थे, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर थे। अब डायरेक्टर और सिर्फ वो एक प्रोड्यूसर होता था। प्रॉब्लम हुई, उसे कंधे पे हाथ रख दो, 2 ड्रिंक पी दो, प्रॉब्लम सॉल्व है। अब ये कॉर्पोरेट्स आ गए हैं, कॉर्पोरेट में इतने लोग हैं, मार्केटिंग का कोई और है, फाइनेंस का कोई और है, लीगल का कोई और है, इतने सारे, और ये फेसलेस है। ये 2 साल एक कंपनी में रहते हैं, तीसरी साल किसी और कंपनी में चले जाते हैं। तो आप किससे बात कर रहे हो आपको नहीं पता, और इन सबका बाप बैठा होता है यूएस में, अब जिससे आप कभी मिलते ही नहीं हो। और इनको कोई क्रिएटिविटी से इनका लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ आप इनके सामने एक स्टार रख दो, फिर आपसे स्क्रिप्ट भी नहीं पूछेंगे क्या बना रहे हो। तो कहने को तो बहुत डिसिप्लिन और वो है, लेकिन अभी भी स्टार सिस्टम को फॉलो करते हैं, और आर्ट और कल्चर और एस्थेटिक्स, इसे इनका कोई लेना देना नहीं है कॉर्पोरेट्स का। और आपकी जो स्ट्रगल की रोमांटिक स्टोरी रही है, उसमें इसे लेकर काफी टेंशन? तब कॉर्पोरेट्स उस लेवल पे आए नहीं थे। मैंने शायद उस वक्त फिल्म बनाई जब एक्चुअली हिंदी सिनेमा उस ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा था। देखिए ऋतिक रोशन की पहली फिल्म आ चुकी थी, बहुत बड़ी हिट थी, और आपने गौर किया कि ऋतिक की उसके बाद जो भी पिक्चर आई वो चली नहीं, बहुत सारी पिक्चर आई जो नहीं चली। तो अब इतना बड़ा स्टार, खूबसूरत, टैलेंटेड, लेकिन नहीं चल रही बिकॉज वो रेगुलर फिल्म्स थी। उसमें हीरोइन थी जिसका काम ही है गाना गाना और हीरो के कंधे पे रो देना, एंड में हीरो की माँ और हीरोइन को ड्रम पे लटका दिया और फिर हीरो आता है, जो टिपिकल फॉर्मूला फिल्म होती थी वैसी चल रही थी। मैंने बनाई हासिल। अब बनाते वक्त मेरे को, मैं सब प्रोड्यूसर के पास जाता था, कोई कहता था कि ये काम करो, सबको पता था मैं राइटर हूँ, तो मेरी एक पिक्चर लिख दो, और जब तुम लिख रहे होगे तो तुम्हारी फिल्म के ऊपर भी हम बात कर लेंगे। अब वो पिक्चर बन नहीं रही थी। मैंने ऑलरेडी डेडलाइन रख दी थी कि मैं पिक्चर का क्लाइमैक्स जो है कुंभ मेले में करूंगा। उस इलाहाबाद में 124 साल बाद वाला कुंभ मेला आ रहा था, 2000 में शायद। तो मैंने कहा तो कुंभ मेला आ रहा है, अगर मैंने शूटिंग नहीं की तो मैं बना नहीं पाऊंगा, कहाँ से इतने करोड़ लोग जुटा पाऊंगा फिल्म के लिए मैं। तो बहरहाल कुछ दोस्तों से पैसे लिए, एक्टर्स रेडी थे, कैमरा उठाया, और हम लोग 5, 6, 7 लोग इलाहाबाद चले गए। और कुंभ मेले में मैंने वो अपने बड़े बड़े शॉट, जितने यहाँ पे करोड़ों लोग हैं, भाग रहे हैं, ये है वो है, पूरा माहौल, क्लाइमैक्स पहले शूट कर लिया। अब वो क्लाइमैक्स जब लेके आया और दिखाया मैंने 1-2 को, तब वो प्रोड्यूसर ने कहा यार ये तो माहौल ही अलग है, ये तो कभी देखा ही नहीं हमने। तब मतलब मैंने अपनी पिक्चर का क्लाइमैक्स पहले शूट किया, पिक्चर बाद में शूट की। कहाँ से पैसे मिले वहां से मुझको।
और शायद वो हासिल थी जिसने फिर बदला, फिर हासिल के बाद मकबूल आई, और विशाल ने हासिल देखी तो इरफान को कास्ट किया मकबूल में, फिर मकबूल आई, और धीरे धीरे करके एक सिनेमा बदलता रहा, चेंज होते होते आज हम है, कम से कम हमारे पास बहुत एक बड़ी वैरायटी है फिल्म्स की। हम एक तरफ दबंग भी देख सकते हैं तो दूसरी तरफ विकी डॉनर भी देख सकते हैं, और सबके लिए कुछ ना कुछ है। बिल्कुल। तो इस बदलते सिनेमा की कहानी की शुरुआत आपने की, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल जिंदगी में हासिल से पहले और हासिल के बाद बदलाव किस तरीके से खुद आपने महसूस किया? वो शायद डेस्टिनी है, भाग्य भी है। मैं एनएसडी में था, ड्रामा स्कूल में पढ़ता था, तो यहीं पे, तो जब थर्ड ईयर में था, मैं अपनी क्लास में सबसे छोटा था, मैं 22 साल का था जब थर्ड ईयर में था, और मैंने निकलने के पहले ही शादी कर ली, और मेरी गर्लफ्रेंड थी जब वो 7th में थी, मैं 8th में था, वो अभी मेरी वाइफ है। तो वही होता है ना कि शादी कहीं करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, हम कर लेंगे शादी, जेब में 40 रुपए, तो शादी कर ली। मैंने थर्ड ईयर पास आउट भी नहीं हुआ था, तो यानी कि पास आउट हुआ तो मतलब मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि एक मुझे परिवार चलाना था। तो ये किया कि मैंने कभी घटिया काम नहीं किया कि घर चलाना है तो आदमी कुछ भी कर सकता है ना फिर घर चलाने के लिए। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने दोनों, और ऐसा भी नहीं कि भूखे मर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, रोज़ पार्टियाँ की। चाहे एक कमरे में, हिंदुस्तान टाइम्स अपार्टमेंट मयूर विहार से रहते हैं, वहाँ रहता था मैं, एक रूम था और एक किचन था, वो बालकनी थी, उसको हमने किचन बना दिया था, और हमने बहुत खुशी से हम लोग जिए, और काम भी वही किया जो करना चाहता था मैं। तो कभी मैंने उस तरह से मैंने उसके लिए बहुत मेहनत नहीं की, शायद ये डेस्टिनी थी, भगवान ने कराया मेरे साथ। और जब बॉम्बे गया तो बॉम्बे जाने के पहले ही बैंडेड क्वीन, क्योंकि दिल्ली से बनी थी, तो मैं दिल्ली में था, तो शेखर कपूर के साथ मैंने बैंडेड क्वीन की। तो जब बॉम्बे आया तो मैं ऑलरेडी शेखर जी का असिस्टेंट था, तो मुझे बॉम्बे आकर भी ऐसा नहीं कि मुझे काम ढूंढना पड़ रहा है। आई वॉज शेखर कपूर एट दैट टाइम वॉज अ स्टार डायरेक्टर, मतलब वो चलते थे और हीरो चलता था, लोग शेखर कपूर को देखते थे, और हम लोग उनकी तड़ी में रहते थे, उनके असिस्टेंट हैं। तो ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रॉब्लम सिर्फ हुई काम करने में, अपनी पहली फिल्म बनाने में, क्योंकि कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे थे। जो चल रहा था मार्केट में शायद वही करते, तो आज शायद मैं बहुत नोट होते मेरे पास और बहुत सारी फिल्में बना चुका होता मैं, लेकिन शायद आप लोग मुझको फिर ना बुलाते अपने पास। तो ये जद्दोजहद वही रहेगी, अपने ढंग का काम। तो उसी का संघर्ष है, वो संघर्ष अभी भी चल रहा है, संघर्ष कभी खत्म होगा नहीं, हमेशा चलता रहेगा। अच्छा, एक तो आप बॉलीवुड के लिए एक आउटसाइडर थे, आप दिल्ली से मुंबई गए, वहाँ जाकर आपने हासिल जैसी एक फिल्म बनाई, बिल्कुल लीक से अलग हटकर फिल्म। तो एक आउटसाइडर के लिए उस बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना, वहाँ सरवाइव करना, उसमें बताइए ज़रा कुछ मज़ेदार से कोई किस्से आपके रहे हों कि लोग आपको देखते हों, आपके अपीयरेंस से आपके बारे में कुछ अजम्पशंस कर लेते हों, और फिर कुछ इस तरीके का कोई किस्सा आप शेयर करना चाहें? हम लोग जब बॉम्बे पहुंचे तो एक्चुअली वो बैंडेड क्वीन करके गए थे, और एक मेजर एक्सोडस जैसा हुआ, मतलब दिल्ली से मंडी हाउस खाली हो गया, सारे के सारे लोग जिन्होंने बैंडेड क्वीन में काम किया था, भले वो भोपाल का एक्टर हो, सब बॉम्बे पहुंच गए। अब जब बॉम्बे पहुंच गए तो अब शेखर कपूर का असिस्टेंट थे, लेकिन महीने में 3 दिन शूटिंग होती थी, और 2 पिक्चरें चल रही थी। दुश्मनी एक फिल्म थी, वो आई थी, टाइम मशीन आमिर खान के साथ, वो कभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई। तो महीने में 3 दिन की शूटिंग, और हम जैसे असिस्टेंट को सिर्फ कन्वेंस मिलते थे, 225 रुपये मिलते थे जिस दिन शूटिंग होती थी। ऑफिस रोज जाना पड़ता था, तो शादीशुदा अगर 700-800 रुपये। अब जिस दिन 225 रुपये मिले, उस दिन क्या शूटिंग बाद क्वार्टर पी लिया उसका। तो सारे असिस्टेंट बैठ के दिन भर काम किया, क्या करेगा आदमी 200 रुपये में। तो शेखर कपूर जी ने समझ गया कि इनको काम चाहिए, तो एक BITV जो बिजनेस इंडिया मैगजीन है, उन्होंने न्यूज़ टीवी चैनल भी खोला था, BITV करके। शेखर कपूर उसके प्रोग्रामिंग हेड बन गए। तो शेखर कपूर ने मुझको, सौरभ शुक्ला को और एक और दोस्त, हम तीनों को प्रोड्यूसर बना दिया, और एक सीरियल दे दिया बनाने के लिए। तो हमने सीरियल पहला बनाया, हम बम्बई नहीं जाएंगे। तो उसके हम तीनों प्रोड्यूसर बन गए, मैं डायरेक्ट करता था, लिखता था, सौरभ भी लिखता था, सौरभ एक्ट करता था। अब वो BITV चैनल चला ही नहीं कभी, आपको पता होगा, बिल्कुल नहीं चला। लेकिन हमने 12-13 एपिसोड बना दिए। अब बन गए एपिसोड, तो सर एक्टर्स अब अपनी शोरी हो गई ना उनके लिए, तो और प्रोड्यूसर्स के पास जाते थे कि संजय मिश्रा था, मनोज बाजपेयी था, उसमें सब थे, इरफान भी था। तो वो लोग दिखाते थे हमने क्या किया, हमने ये सीरियल किया, हम बम्बई नहीं जाएंगे। तो देखते थे सीरियल, तो कहते थे इसको डायरेक्ट किसने किया, बनाया किसने। अब मेरी स्ट्रगल वो एक्टर कर रहे थे, सब लोग कह रहे थे तिग्मांशु धूलिया डायरेक्टर, उसने बनाया। अच्छा, बड़ा अच्छा काम है यार, मिलाओ उसको जरा। तो
बिना मैं स्ट्रगल किए वो सारे एक्टर मेरी स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो भी है कि इट वाज लाइक डिवाइन इंटरवेंशन, सबने ऊपर वाले ने मेरी बड़ी मदद की। चलिए मैं आपको गुजरा ज़माना एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी। वो एक्टर्स जो स्ट्रगल आपके लिए किया करते थे, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं बहुत से लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं। कितने? हाथ जल्दी से ऊपर करो, जल्दी जल्दी। ऑडिशन के लिए आ जाओ फौरन। एक लाइन टिशू भाई दे दीजिए इन लोगों को, ऑडिशन देंगे ये लोग। आ जाओ जल्दी से स्टेज पे आओ। अरे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आइजोम्स में ऑडिशन टिशू भाई ले रहे हैं। जी जी वहीं वहीं सब खड़े लड़के होकर लड़कियां नहीं है। डायलॉग डिलीवरी कीजिएगा वहीं खड़े होकर। हेलो वाओ, टिकट टू बॉलीवुड। सर, आपकी एक डायलॉग थी गैंग्स ऑफ वासेपुर की। सर लेफ्ट राइट। बेटा ये तुमसे ना होगा, छोड़ दो। सर एक बार मैं चाहता हूं सर इस डायलॉग को आप खुद बोले सर, प्लीज सर। एक बार तुम फिर से बोलो। बेटा ये तुमसे ना होगा, छोड़ दो। रह दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। दूसरे नंबर के आ गए कैंडिडेट जी। सर मैं तो डायलॉग जो बोलूंगा वो मेरी रिंगटोन भी लगी है। रास्ते में आपसे बात हुई थी, काफ़ी कितना प्रभावित तो आपसे बता नहीं सकता। ये दृश्य है हासिल मूवी का। इरफान खान मंत्री साहब से मिलने जा रहे हैं, सीएम से, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इरफान खान कह रहे हैं सीएम साहब से बुलाओ, तो वो कहते नहीं मिल सकते। तो इरफान खान, क्यों, हम कोई गुंडे हैं क्या? अरे पता है भैया पार्टी वार्टी चल रही है, हम भी ऐसे वैसे नहीं है, छात्र नेता है। मारे साला सीटी 10,000 लौंडे यहीं खड़ा हो जाए, घेर के बैठ जाएगा। फिर खाओगे मंत्री जी से गाली तुम कि हमको रोका क्यों।